Hello everyone, you are welcome on my channel. So this is second part of second chapter microorganisms friends and foe. So इसमें हम सेकंड पार्ट को कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करने वाले हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स मतलब जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, एंड कमर्शियल यूज मतलब कि व्यापार में माइक्रोऑर्गेनिज्म का कैसे यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। So microorganisms are used for the large scale production of alcohol. माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज होता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में, वो भी लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में। वाइन एंड एसिटिक एसिड एंड विनेगर, अल्कोहल बनाने में, वाइन शराब बनाने में, एंड एसिटिक एसिड जिसके विनेगर कहते हैं। तो ये याद रखना है कि एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, विनेगर को कहते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड, अल्कोहल, वाइन ये सब बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका यूज हम लोग करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन में। ठीक, फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। तो इसके लिए अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए किससे, ईस्ट से सबसे पहले क्या किया जाता है, ईस्ट जो होता है उसको ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर पे। देखो नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से है, और शुगर मतलब चीनी। चीनी कैसा होता है, मीठा। तो जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मीठे हैं उन्हें यहाँ पे नेचुरल शुगर्स कहा गया। जैसे कि बर्ली मतलब बाजरा, व्हीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, एंड जो फ्रूट जूसेस हैं, क्रश्ड फ्रूट जूसेस मतलब फ्रूट के जूस, ये सब क्या है, मीठे हैं, मीठे होते हैं और ये नेचुरली पाए जाते हैं, इसलिए इसे नेचुरल शुगर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों पे ईस्ट को ग्रो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसे ईस्ट को नेचुरल शुगर्स पे ग्रो करते हैं उसके बाद दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर। तो जो शुगर का स्मेल है वह अल्कोहल में चेंज कैसे होता है, हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो जो शुगर है, जो नेचुरल शुगर है उसका स्मेल अल्कोहल में कौन चेंज करता है, तो ईस्ट चेंज करता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, पहले भी ये वर्ड आ चुका है। तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम शुगर को या नेचुरल शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। आगे एक एक्टिविटी छूट गया है, उसे हम देखते हैं। पीछे में एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में है टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। आपको हाफ लीटर का एक बीकर लेना है और उसे 3/4 वाटर से भर देना है। ठीक, मतलब 3/4 मतलब कम से कम 3 भाग भर देना और 1 भाग छोड़ देना है। डिजोल्व 2 से 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। इसमें 2 से 3 टीस्पून आपको शुगर, चीनी मिला देना है। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर। अब शुगर में आपको क्या करना है, हाफ स्पून, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर मिला देना है उस सोल्यूशन में। किस सोल्यूशन में, शुगर सोल्यूशन में। नाउ कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। अब जो आपने जो सोल्यूशन तैयार किया है उसे आपको कवर्ड करके वार्म प्लेस पे, मतलब जहाँ पे धूप अच्छी सी आती हो वहाँ पे 4 से 5 घंटे तक छोड़ दीजिए। नाउ स्मेल दी सॉल्यूशन, और उसके बाद सॉल्यूशन का स्मेल देखिए कैसा है। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको कोई अलग सा स्मेल मिला या फिर अभी भी मिठास जैसा ही है। तो वो जो आपको स्मेल मिलेगा वो थोड़ा खट्टा टाइप का आएगा, जो अल्कोहल टाइप का होगा। तो इससे क्या हुआ, वो जो आपका शुगर सोल्यूशन था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया बाय दी हेल्प ऑफ ईस्ट एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मेडिसिनल यूज मतलब मेडिसिन में कैसे यूज होते हैं। सो व्हेन यू फॉल इल, जब आप बीमार पड़ते हो, द डॉक्टर में गिव यूज सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देता है, कैप्सूल्स देता है और इंजेक्शन देता है जो कि पेनिसिलिन होता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो आपको मेडिसिन दिख रहा है इसका सोर्स क्या है, साधन क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस
एंड पेनिसिलिन, ये सब किससे बना हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दिस मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो ये सब जो मेडिसिन्स हैं वो क्या करते हैं? किल कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को। किसके ग्रोथ को? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, जो हमें बीमार करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या उन्हें मार देते हैं। कौन? एंटीबायोटिक्स जो है कि जो किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। ओके, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। सो दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो आज के दिनों में बहुत सारा मतलब अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। किससे वो बनाया जा रहा है? बैक्टीरिया और फंगी से, जिसका नेम यहाँ गिवन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फर्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। ठीक है, तो आज के समय में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स किससे बन रहे हैं? फंगी एंड बैक्टीरिया से, जिसका नेम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। तो एंटीबायोटिक्स का मैन्युफैक्चर कैसे होता है? तो सबसे पहले स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है, जो कि वैरायटी ऑफ डिजीजेस को खत्म करता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। जो जानवर होते हैं या फिर जो मुर्गे वगैरह के खाने के भोजन होते हैं, उनके भोजन में आप एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर सकते हो, जिससे कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो एनिमल्स में होता है वो नहीं होगा। माइक्रोबियल इन्फेक्शन मतलब जो माइक्रोब से होने वाले इन्फेक्शन है, उससे माइक्रोबियल इन्फेक्शन कहा जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स का यूज करके आप बहुत सारे प्लांट डिजीजेस को भी रोक सकते हो। तो ये ह्यूमन डिजीजेस, एनिमल डिजीजेस एंड प्लांट डिजीजेस, इन तीनों पे काम करता है। कौन? एंटीबायोटिक्स। आगे पढ़ते हैं। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। जब क्वालिफाइड डॉक्टर आपको एडवाइस देता है एंटीबायोटिक्स लेने के लिए, तभी आपको एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर जो आपको कोर्स प्रिस्क्राइब्ड करता है कि इतने दिन तक आपको दवा लेना है, उतना दिन तक ही आपको लेना है एंटीबायोटिक्स को। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, तो अगर जब आपको ज़रूरत ना हो एंटीबायोटिक्स का, फिर भी आप एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं, तो इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो फिर वो ड्रग लेस हो जाएगा, मतलब कि फ्यूचर में जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उतने से आपका काम नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। ओके, और ऐसे भी अगर आप एंटीबायोटिक्स को ऐसे ही खा रहे हो, तो जिससे कि क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। जो कोल्ड एंड फ्लू है उस पर इफेक्टिव नहीं है। कौन? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो पूछेगा कि एंटीबायोटिक्स किस पे इफेक्टिव नहीं है, तो कोल्ड एंड फ्लू पे। क्यों? क्योंकि ये सब वायरस कॉज करता है, वायरस से होते हैं कोल्ड एंड फ्लू। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया एंड फंगी से बना हुआ है, इसीलिए अगर कोई बैक्टीरिया या फंगी डिजीज कॉज करता है तो उसी को बस एंटीबायोटिक्स रोक सकते हैं। ओके, एक पीछे में हमारा एक कहानी छूट गया एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो आइए इसे फिर से देख लेते हैं। In 1929, Alexander Fleming was forming on a culture of disease causing bacteria। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे वर्क कर रहे थे? कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की कौन सी बैक्टीरिया डिजीज करता है? सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड। तो लिटिल ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स धब्बे देखते हैं इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स में। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उस मोल्ड, जो ग्रीन मोल्ड है, उसके रहने के कारण बाकी सारे जो बैक्टीरिया उनके ग्रोथ में रुकावट आ रही है, ये वो देखते हैं, ये नोटिस करते हैं। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। यहाँ तक कि वो जो लिटिल ग्रीन मोल्ड है उसने बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया है और कुछ जो बच्चे हैं उसके ग्रोथ को भी रोक रहा है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो इस तरह से मोल्ड पेनिसिलिन प्रिपेयर्ड किया गया। यहाँ पे लिटिल ग्रीन मोल्ड है तो उसी से बनाया गया है, तो इसलिए इसका नाम है मोल्ड पेनिसिलिन। तो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
कब किया था? 1929 में। क्या किया था? तो उसने ये पता लगाया था कि कौन से बैक्टीरिया डिजीज करते हैं और इस तरह से वो एंटीबायोटिक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं इसी बेसिस पे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? सबसे पहले यहाँ क्या पहली करी है वो देख लेते हैं। सो वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है? ठीक। सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ठीक है, तो जब भी कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे शरीर में इंटर करता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, जो कि जो माइक्रोब्स इंटर करता है उससे फाइट करता है। कौन? एंटीबॉडीज़ जो हमारे शरीर प्रोड्यूस करता है। यहाँ इन्वेडर कहा गया। इन्वेडर मतलब वही माइक्रोब जो हमारे शरीर में इंटर करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। ठीक, तो वो फाइट तो करता ही है, साथ ही साथ हमारा बॉडी ये भी ध्यान रखता है कि अगर ये दोबारा से ये माइक्रोब मेरे शरीर पे हमला करे, ठीक, तो कैसे उसे दोबारा से हम रोके, ये भी हमारा शरीर याद रखता है। इफ़ डीड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर कोई कमज़ोर या मरा हुआ माइक्रोब्स हमारे शरीर में इंटर करता है तो हमारा जो बॉडी है अगर हेल्दी बॉडी में इंटर करता है देन द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। देन हमारा बॉडी क्या करता है? फाइट करता है और वो इन्वेडिंग बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में एंटर करता है उसे किल कर देता है बाई प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और इस तरह से जो हमें डिजीज करता है उस माइक्रोब से हम सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित रखने का काम एंटीबॉडीज करता है। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। तो इसी तरह से वैक्सीन भी काम करता है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो इन सारे डिजीजेस को वैक्सीनेशन के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। ओके, जिस तरह से हमारे बॉडी में जब कोई माइक्रोब घुसने की कोशिश करता है तो एंटीबॉडीज मार देता है, उसी प्रकार से डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को वैक्सीन मार देता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड दी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। क्या था कि जो स्मॉल पॉक्स यानी जो चिकन पॉक्स है, एक ही बात है, उसका पहले वैक्सीन नहीं था। ठीक, तो इसको डिस्कवर किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो ये आप याद रखना है। और कब डिस्कवर किया था? तो 1798 में। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। इन योर चाइल्डहुड you must have been given injections to protect yourself against several diseases। आपको बचपन में बहुत सारे इंजेक्शन मिले होंगे जिससे कि क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीजेज। तो हमें जो डिजीज करते हैं ऐसे डिजीज का क्या आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स से भी आप हेल्प ले सकते हो। आगे है, इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीजेज। Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program। ठीक, तो ये बहुत इसेंशियल होता है कि बच्चों को डिजीजेस से प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि बच्चे जो होते हैं भारत के भविष्य हैं। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। तो इसीलिए जो डिजीजेस कॉज करने वाले माइक्रोब्स हैं उन्हें मारने के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स हैं अवेलेबल जो आपको पास वाले हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। आपने शायद एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में जिसमें पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में रहता है। पल्स पोलियो प्रोग्राम का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, जो बच्चों के पेरेंट्स को क्या करते हैं? रिगार्ड करते हैं कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, पोलियो से। ठीक है, इसलिए इसका नाम है PPP, पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी एक वैक्सीन ही होता है। ठीक, आगे देखते हैं। सो अ वर्ल्ड वाइड कंपेरिजन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले क्या था? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं था, बट वर्ल्ड वाइड इसका
कंपेरिजन के बाद, ये जो स्मॉल पॉक्स का कंपेरिजन हुआ था उसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैक्सीन अब आपको आराम से मिल जाएगा। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। तो आज के दिनों में बहुत सारे वैक्सीन्स को बनाया जा रहा है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ह्यूमंस को, एनिमल्स को बहुत सारे डिजीज़ कर रहे हैं, उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके ह्यूमंस को और एनिमल्स को। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसमें देखते हैं सम बैक्टीरिया होता है जो एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करने में एबल होता है, टू इंक्रीज सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और उसके बाद फिक्स करने के बाद उस नाइट्रोजन को प्लांट्स को या फिर सॉइल को दे देता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। तो ऐसे माइक्रोब्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में एबल होते हैं उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये पिक्चर्स देखिए, ये क्या है, बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे क्लीनिंग दी इन्वायरमेंट, ठीक है। सो बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूझो एंड पहेली ने ये ऑब्जर्व किया जो कि स्कूल के माली हैं वो मैन्योर को बना रहे हैं। Along with their friends, they collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens। तो बूझो एंड पहेली अपने फ्रेंड्स के साथ साथ क्या कलेक्ट करने लगे, प्लांट्स के वेस्ट जैसे पत्तियों को, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के वेस्ट को नियर बाई हाउसेस में जाकर, पास के घरों में जाकर, गार्डन्स में जाकर ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करने लगे। दे पुट देम इन अ पिट, और उसके बाद उन्होंने सब ने मिलके एक गड्ढा में उन सबको डाल दिया। मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ताकि ये सब डिस्पोज हो जाए। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज हो गया एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। तो बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, तो ये कैसे हुआ ये बूझो एंड पहेली जानना चाहते हैं। तो इस एक्टिविटी को आप देखिए, फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी है 2.5, टेक 2 पॉट्स, आपको 2 बर्तन लेना है। फिल इच पॉट हाफ विथ सॉइल, एक पॉट को आधा भर देना है सॉइल से। मार्क देम ए, जिसमें आप सॉइल भरे हैं उसे ए मार्क कीजिए एंड बी मार्क कीजिए। 2 पॉट्स को जिसमें सॉइल भरे हैं उसे ए और अदर को बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, पॉट ए में आपको प्लांट वेस्ट जैसे कि पत्तियों वगैरह को डालना है। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, जितने भी प्लास्टिक्स के सामान है उसे पॉट बी में डालना है। पुट दी पॉट्स असाइड, अब उसे साइड में रखिए। ऑब्जर्व देन फॉर आफ्टर 3-4 वीक्स, 3-4 सप्ताह के बाद यानी लगभग 1 मंथ के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दी कंटेंट्स ऑफ दी 2 पोस्ट्स, तो जो भी आपने 2 बर्तन लिया था उसमें जो जो आपने कंटेन किया था उसमें कोई डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि एक में प्लास्टिक्स था और एक में प्लास्टिक नहीं था, मतलब एक में नेचुरल थिंग थी और एक में मैनमेड थिंग था। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस यही था। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए में प्लांट वेस्ट था, हैज बिन डिकम्पोज्ड, जो कि डिकम्पोज्ड हो गया। हाउ डिड दिस हैपन, तो ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैड बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, तो जो प्लांट पॉट ए में जो भी आपने प्लांट वेस्ट डाला था वो डिकम्पोज हो गया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के कारण। The nutrients released in the process can be used by the plants again, तो जो माइक्रोब्स डिकम्पोज कर रहे थे ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो इस प्रोसेस के दौरान रिलीज हुआ था न्यूट्रिएंट्स जिसे प्लांट्स दोबारा से क्या कर लिए, यूज कर लिए। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आया पॉट बी में। क्यों, क्योंकि दी माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, क्योंकि जो माइक्रोब्स है वो प्लास्टिक पे एक्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें मैन्योर में कन्वर्ट नहीं किया। आगे है, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डीड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डीड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, आपने ऑर्गेनिक मैटर देखा होगा जैसे प्लांट्स के पत्ते झड़ते रहते हैं, एनिमल्स वगैरह के जो फेसिस होते हैं, एंड जो एनिमल्स या प्लांट्स डिड हो जाते हैं वो ग्राउंड में पड़े रहते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डिड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि वो सारी चीज़ डिसअपियर हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों, तो ये इसलिए क्योंकि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को और प्लांट्स एंड एनिमल्स को और कन्वर्ट कर देते हैं उनको सिंपल सबस्टांसेस में, इसलिए वो फिर नहीं रहते हैं। दीज सबस्टांसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद जो सिंपल सबस्टांसेस आता है, इस सिंपल सबस्टांसेस को दोबारा से अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहली बात तो हार्मफुल चीज़ों को डिग्रेड करता है, हार्मफुल सबस्टांसेस को, एंड दूसरी स्मेली सबस्टांसेस को भी डिग्रेड करता है, क्योंकि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं वो अगर ग्राउंड पे पड़े रह गए और बारिश वगैरह हुआ तो, या फिर बहुत दिन हो गए तो उसमें से एक गंध निकलेगी जो पूरे इन्वायरमेंट को गंदा करके रख देगी। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे तो यही सब होगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए फ्रेंडली बने हुए हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ठीक, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ्रेंडली के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो फ्रेंडली हैं। आगे हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो किस वे में हमारे लिए हार्मफुल हैं। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।